नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े ही फैन फेयर के साथ, बड़े ही जोर शोर के साथ, बड़े ही ढोल और नगारों के साथ और राष्ट्र के नाम उद्बोधन के साथ देश में शुरू की गई जीएसटी की नई रिजीम पर। दोस्तों, पिछली 22 तारीख से यानी 22 सितंबर से समूचे देश में एक नई जीएसटी रिजीम लागू हुई है। जुलाई 2017 में जब जीएसटी पूरे देश में लागू हुई थी तो टैक्स के 4 स्लैब्स थे, 5, 12, 18 और 28% के। और इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, ब्रेवरी प्रोडक्ट को और जो घरों और जमीनों की रजिस्ट्रीज होती हैं उसे शामिल नहीं किया गया। और अभी 22 सितंबर से जो दूसरी नई रिजीम चालू की गई है उसमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ब्रेवरीज प्रोडक्ट और हाउसिंग और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को अभी भी अलहदा रखा गया है, अलग रखा गया है। लेकिन वो 4 स्लैब अब हटा करके केवल 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% के और 18% के। और बहुत सारे सामानात, बहुत सारी कमोडिटीज और सर्विसेज वो जीरो जीएसटी के रिजीम में लाई गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि समूचे देश को हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में लाने के लिए सरकार ने 18% से सीधे 0% जीएसटी अब मेडिकल इंश्योरेंस पर ला दिया है। दोस्तों, ये जो जीएसटी की नई रिजीम लाई गई है, ये सबको मालूम है कि अमेरिकी सरकार ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भारत के तमाम गुड्स के इंपोर्ट पर जो टैरिफ लगाया, पहले 25% और फिर 25% अलग से रूस में तेल इंपोर्ट किए जाने को लेकर जो 50% का जो टैरिफ है, भारत सरकार इतनी ज्यादा उससे आहत हुई और भारत सरकार ने इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया कि फौरी तौर पे तो यह फैसला लिया कि अब क्यों नहीं देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी को जगाया जाए, उसमें एक नई प्राण फूकी जाए। देश के जो लाखों इंडस्ट्रीज हैं, जो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उस पर इतने ज़्यादा कम टैक्स लगाए जाए, हटाए जाए या जीएसटी के नए स्लैब में डाले जाए कि देश में उसकी एक ज़बरदस्त डिमांड हो, उसकी मांग बढ़े और पूरी इकोनॉमी में एक मोमेंटम आए। जैसा कि इकोनॉमी का साइकिल होता है कि पहले डिमांड होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा तो पूरा डिमांड बढ़ेगी। ये साइकिल जो पूरे इकोनॉमी में चलता है, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ के बाद, जो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जिससे केवल $1 बिलियन का तो केवल जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बहरहाल जो अमेरिकी टैरिफ लगी है वो कमोडिटीज पर लगी है, जिसमें भारत को अच्छी खासी ट्रेड सरप्लस थी और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी था। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो आत्मनिर्भरता का, भारत ने जो स्वदेशी का और भारत ने घरेलू सेक्टर को जगाने का जो ये कॉल लिया है, उस मियाद में जीएसटी के दरों में घटोत्तरी या कमी देश के इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में से एक मानी जा सकती है। दोस्तों, जब जीएसटी की रिजीम लाई गई तब जीएसटी की बड़ी आलोचना हुई। कहा गया कि जीएसटी कथित एक बड़ा आर्थिक सुधार है, लेकिन यह आर्थिक सुधार देश के इकोनॉमी को और कॉम्प्लिकेट बना करके चला गया। यह देश के सारे जो उद्योग चलाने वाले, सर्विस कंपनी चलाने वाले, स्टार्टअप चलाने वाले, सबके लिए एक नया झमेला छोड़ करके गया। क्या कि आपको हर महीने या हर 3 महीने पर या साल में एक बार, यानी कि अलग अलग तरीके की कैटेगरी बनी है, लेकिन मोटे तौर पर हर 3 महीने पर आपको अपना रिटर्न भरना होगा। यानी कि कितनी आपने कमाई की, कितना कारोबार किया, और खुद आप बताएंगे कि आपकी जीएसटी कितना ज़्यादा, कितनी मात्रा में सरकार को आप जो है वो सबमिट करेंगे। तो यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर जो है रिटर्न दाखिल करो। और इस एवज में कई सारे जीएसटी में रजिस्टर कराने वाली कंपनी कई बार रिटर्न के झमेले, सीए को अपॉइंट करने के झमेले या
जीएसटी के नए रिटर्न भरने के तौर तरीके की जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने जो है रिटर्न भरना बंद कर दिया और कई लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है जब्त कर लिए गए, कैंसिल कर दिए गए, उन पर पेनाल्टी लगाई गई और अज्ञानता की वजह से, प्रॉपर जानकारी की वजह से कई लोगों को भारी मात्रा में जो है दंड देना पड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर के रोष उत्पन्न हुआ कि वह कर सुधारों को सिंपल बनाने वाली, सरल बनाने वाली और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर गई। दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिमांड यह हुआ कि जीएसटी में दरें काफ़ी ज़्यादा हैं, स्लैब ज़्यादा है, कई जरूरी चीज़ों पर जीएसटी जो है लगा करके उसे कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का काम, उस उद्योग को दबाने का काम जीएसटी रिजीम से किया गया। दूसरी आलोचना ये हुई कि हम जीएसटी के जरिए देश में वन टैक्स, वन नेशन और वन टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आज भी सरकारें अलग अलग तरीके से टैक्स लगा रही हैं। केंद्र सरकार एक्साइज और कस्टम्स लगाती है, दूसरा राज्य सरकारें बिक्री और एंट्री टैक्स लगाती हैं। इसी तरीके से स्थानीय तरीके के जो है वो एक अलग माल और चुंगी और नगर निगमों का कर होता है जो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं भारत की एक ऐसी कमाऊ गाय है, कामधेनु गाय है, जिससे हर साल तमाम तीनों टायर की सरकारें करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व वसूलती हैं और वह सीधे सीधे उपभोक्ताओं के जेब से दिया जाता है, अदा किया जाता है। लेकिन जीएसटी की नई रिजीम में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी भी अलग रखा गया, यानी कि अभी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बात का आत्मविश्वास नहीं है कि उनके के पास राजस्व की कमाई का कोई पुख्ता स्रोत है। और दूसरा हमने बताया कि ब्रेवरी प्रोडक्ट, जिससे कि आबकारी कर से राज्य सरकारों को भारी भरकम आमदनी होती है, उसे भी जीएसटी रिजीम से बाहर रखा गया है और राज्य सरकारों को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो अपने संसाधन इकट्ठा करने के लिए शराब पर आरोपित कर को अपने मन मिजाज से और अपने हिसाब से वो आरोपित करेंगे। और तीसरा हमने पहले ही कहा कि प्रॉपर्टी, चाहे मकान हो या जमीन हो, उस पर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से उस पर जो है टैक्स लगाती हैं और स्टाम्प ड्यूटी लगाती हैं। तो दोस्तों, ये जो जो दूसरी रिजीम जीएसटी की आई है, बेशक इसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती की गई हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स है, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, कई सारे चीज़ों पर वो सबका अलग अलग ब्यौरा देना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी करों से मुक्त कर दिया गया। और मैंने पहले बताया कि मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीज़ को जो है पूरी तौर से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियों के दाम 50,000 से लेकर के 3 लाख तक की उसमें कमी हुई है। इसी तरीके से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश मशीन, सब पे करीब 5,000 से लेकर के 15 और 20,000 तक की कमी की गई है। मोबाइल फ़ोन या तमाम चीज़ों पर। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारत के जो तेजी से बढ़ता जो मध्य वर्ग है, जिसकी आबादी कभी 10 करोड़ थी, आज मोटे तौर पर गांव, शहर और तमाम संवर्गों को मिलाकर के देश की 40 करोड़ की आबादी, यानी 140 करोड़ की आबादी में देश की 40 करोड़ आबादी मध्य वर्ग की है। वह मध्य वर्ग जो उपभोक्ता वर्ग भी है, वह मध्य वर्ग जिसे जो है कि मोटी सैलरी की कमाई के साथ साथ अच्छा व्यवसाय है, जो देश के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, ऊंची जातियों में और देश के ग्रामीण समाज में ऊंचे किसान और बड़े बड़े दुकानों वाले जो मध्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो कहीं न कहीं देश का एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, जो देश के तेजी से बढ़ते निजी सेक्टर और मल्टीनेशनल सेक्टर का एक बड़ा उपभोक्ता है, जो शेयर बाजार का निवेशक भी है, बैंक का उपभोक्ता है, जिसे कि मकान, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ मोबाइल, हालांकि वो आम लोगों की ज़रूरत बन गई है, लेकिन रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, महंगे जेवर, विदेश यात्राएं और महंगे फ़ोन, आईफोन के जो यूज करने वाले लोग, जो उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग हैं, जीएसटी की नई रिजीम से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया स्फुरण, एक नया त्वरण प्रदान कर पाएंगे? वह भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे अमेरिकी टैरिफ से न केवल झटका लगा, बल्कि आर्थिक आशावाद को
और देश के राजनीतिक निजाम को एक बड़ा धक्का लगा। और यही वजह है कि अब तक देश का निजाम जो बड़ी बड़ी आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहा था, आज रातों रात कहीं न कहीं चिप से शिप बनाने की बात कर रहा है। आज देश में यह ठीक है कि स्मार्ट मोबाइल का बहुत बड़ा उत्पादन बढ़ा है। आज दुनिया की दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर के उभरे हैं। आज दुनिया में हम अमेरिका के सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बने हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के भी बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल, हमारी एफडीआई जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जो सक्सेस स्टोरी थी वो एफडीआई थी। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी और चीज़ों के जरिए देश में एक नई विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। रियल एस्टेट, अर्बनाइजेशन और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश में रोजगार में बढ़ोतरी, देश में उत्पादन में बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि देश की इकोनॉमी, क्या जो ये नया जो ग्लोबल संकट आया है अमेरिकी टैरिफ से, वह क्या डोमेस्टिक इकोनॉमी को जगाकर फिर से पटरी पर आ पाएगी? दोस्तों, कहना होगा कि 1991 के बाद जिन 4 खंभों पर भारत की पॉलिसी रिजीम में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, यानी कि निजीकरण, यानी कि भूमंडलीकरण, यानी कि बाजारीकरण और यानी कि निवेशीकरण, यानी अधिक से अधिक निवेश लगाना और कंपटीशन को बढ़ावा देना, इन चारों चीजों के जरिए जो देश में इकोनॉमी बढ़ी, उसमें ग्लोबलाइजेशन का भी बड़ा रोल था। यह ठीक है कि भारत की इकोनॉमी कभी भी एक्सपोर्ट सरप्लस या ये कहें कि ट्रेड सरप्लस की पोजीशन को नहीं पा सकी। यह ठीक है कि आज़ादी के वक्त हमारा ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव था, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। लेकिन जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर देश की मार्केट इकोनॉमी के जरिए देश में तरक्की की जो नई गाथा खोली, उसके तहत हमने विदेश से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मंगाए, विदेश से बहुत ज़्यादा हमने मशीन मंगाए, विदेश से हमने वो सारी चीज़ें मंगाई जिससे कि देश की इकोनॉमी के बढ़ने का एक कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म बनाया जाना था। यानी कि कुल मिलाकर के हमने इंपोर्ट लेड ग्रोथ और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जैसे कि चाइना पूरी दुनिया में एक दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री हाउस बना, पूरे दुनिया के 20% ट्रेड पर जिसने एकाधिकार कायम किया, जो करीब 2 दशकों से लगातार ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, जो यूरोप और अमेरिका के तमाम छोटे छोटे माल को खुद बनाता है और उन्हें आपूर्ति करता है सस्ते दरों पर, वह चीन की एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी जो उससे लगातार 10% के विकास दर पर जो है लेती चली गई, वह स्थिति भारत के साथ नहीं बन पाई। भारत को व्यापार का एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं मिला उस चुनिंदा क्षेत्रों में, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि डायमंड ज्वेलरी, जैसे कि और भी कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम, या कुछ रॉ मटेरियल, या कुछ ऑटोमोबाइल। अभी हमने मोबाइल का बहुत बड़ा हम एक्सपोर्टर बने। कुछ खास स्पेसिफिक आइटम के जरिए अपने एक्सपोर्ट को जरूर बढ़ाया, लेकिन इंपोर्ट हमारा हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहा। क्योंकि देश की इकोनॉमी डेवलपिंग है, देश में कई सारे निवेश हो रहे हैं, कई सारे इंडस्ट्री को नया एक तरीके से उनका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उनकी नई जमीन तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट लेड ग्रोथ भारत के लिए नुकसानदेह भी नहीं हुआ। यह ठीक है कि आज हम अमेरिकी टैरिफ के बाद हम अब आत्मनिर्भरता का कॉल दे रहे हैं। हम दुनिया के किसी भी मुल्क पर अपनी निर्भरता करने के बजाय अपने देश में उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहते हैं। करीब 1 दशक पूर्व शुरू हुआ मेक इन इंडिया को एक नया कलेवर प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से एक बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ। अब अलग अलग क्षेत्रों में भी हम मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जैसे कि बिजली, जैसे कि रेलवे, जैसे कि रोड, जैसे कि हमारा लॉजिस्टिक, जैसे कि जो है शिपिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एयरलाइन, चाहे कार्गो एयरलाइन हो या पैसेंजर एयरलाइन हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मामलों में काफ़ी प्रगति हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अभी जीएसटी भारत की इकोनॉमी को फौरी तौर पे कोई मजबूती दे पाएगी? तो ये अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि करीब नई जीएसटी रिजीम से अगले 6 महीने के अंदर
देश में करीब 2 लाख से लेकर के 3 लाख करोड़ की फ्रेश खरीदारी की जाएगी और कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़ की जो नई डिमांड है वो भारतीय इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगी। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि करीब 2 दशक पूर्व से जो ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी विकास की पॉलिसी का, हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी का एक मेन खंभा बना है, जिसके जरिए हम बीपीओ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारी रेमिटेंसेस इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है कि आज हम करीब, पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन करीब करीब $93 बिलियन की हमारी जो है कमाई विदेशों से हमारे अप्रवासी जो मजदूर हैं, या वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, वो भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के ग्लोबलाइजेशन हमारा एक अच्छा खासा आधार बना। हमारी विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर बाजार में लगता है, जिसमें एफपीआई और एफआईआई, जिसकी वजह से शेयर मार्केट ने कुलाचे भरी कि पिछले करीब 10 साल में 60,000 अंकों की उछाल शेयर बाजार में आई। वह पिछले 1 साल से एफपीआई के निवेशकों के वापस खींचने से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई और निवेशकों का मुनाफा एक तरह से शून्य रहा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर हमारी इकोनॉमी की पूरी जो है वो बैरोमीटर अब निर्भर करने लगा है। आज जीएसटी का एक तरह से नई रिजीम आई, एक बहुत बड़ी एक तरह से आर्थिक घटना थी, लेकिन शेयर बाजार को ये बहुत ज़्यादा हिलोरे नहीं दे पाई। आज भी विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने और पैसे लगाने से हमारे शेयर बाजार में ज़्यादा आशावाद आता है। तो ऐसे में अहम सवाल ये है कि हालांकि शेयर बाजार कोई अकेला भारत की इकोनॉमी का निर्देशांक नहीं है, अलग अलग तरीके से सब चीज़ें होती हैं। और अभी जीएसटी की जो नई रिजीम आई है, उससे पहले ही भारत की इकोनॉमी में एक बढ़िया आंकड़ा आया है, वो है मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति की जो खुदरा और थोक मुद्रास्फीति की जो दर है वो 2.5 से 3% है, जबकि इसका एक आदर्श जो बॉटम लाइन है वो 5% माना जाता है और उससे भी कम पर हमारी मुद्रास्फीति चल रही है। इस बात की उम्मीद है कि जीएसटी की नई रिजीम से यह मुद्रास्फीति की दर यदि कमती नहीं है तो कम से कम अब बढ़ने से जरूर रुक जाएगी। तो ऐसे में मुद्रास्फीति की निम्न दर भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के वन ऑफ द फैक्टर्स के कंफर्टेबल होने का द्योतक है। ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी की दर है वह करीब 2.5 से 3% है। भारत में जो अलग अलग सूचकांक है, चाहे वो निवेश का हो या जो अलग अलग रेटिंग एजेंसी जाती हैं, कमोबेश सबका बेहतर आया। अभी कल ही एक रेटिंग आया है, वो है इनोवेशन इंडेक्स का, जो भारत ने 93 से अब 38 अंक पर आ गया है, यानी कि उसमें भी काफ़ी उछाल आया है। अभी S&P जो रेटिंग एजेंसी है, उसने जो है भारत की विकास दर को कम से कम 6.5% पर होने का अनुमान लगाया है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची विकास दर, दुनिया के तमाम मुल्कों में निम्न मुद्रास्फीति दर और विदेशी मुद्रा कोष का करीब करीब $7 अरब का भंडार, $7 खरब का भंडार। तो कुल मिलाकर के कई मैक्रो इंडिकेटर अच्छे हैं, लेकिन अभी भी देश में जो आर्थिक आशावाद है, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, गैर बराबरी दूर हो और आर्थिक असमानता दूर हो, जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, लीकेजेज कम हो, करप्शन ना हो, या ऐसे ऐसे कई सारी चुनौतियां हैं, उसे लेकर के जो है अभी भी कई सारे अचीवमेंट आने बाकी हैं। लेकिन अभी मौजूदा फौरी तौर पे जो सरकार की जो प्रमुख एजेंसियां हैं या सरकार का जो इकोनॉमिक थिंक टैंक है या इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो इस बात से बड़े घबराए हुए हैं कि अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत तात्कालिक तौर पे जियो पॉलिटिक्स में अपनी इकोनॉमी के लिए कैसे जाना जाए, उसे लेकर के काम करे। और भारत ने एक राजनीतिक नारा भी दिया है कि अगले 2047 तक, यानी 21 साल के बाद, वह दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, यानी कि वह दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ऐसे में ये जीएसटी की नई रिजीम डोमेस्टिक इकोनॉमी को जगाकर हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी को जगाने में किस तरीके से सफल होगी, इसे हमें बड़े सूझबूझ और अलग अलग स्ट्रेटजी से काम करना होगा। इसे लेकर के हमने ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, या जो न्यू इंडस्ट्री है जिसमें न्यू मीडिया भी शामिल है, डिजिटल इकोनॉमी भी शामिल है, या अलग अलग तरीके के हमने ग्रीन एनर्जी,
को भी एक बहुत बड़ा अपने डेवलपमेंट का इंडिकेटर बनाया है। कुछ ऐसे ऐसे फील्ड आ रहे हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, फूड प्रोसेसिंग का है, या और भी कई सारे जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बिजनेस या अल्टरनेटिव जो डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी है उस पे कई सारे काम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सम टोटल और एग्रीगेट जो हमारा जो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ होगा, वो हमारी विकास दर को अगर 7% पे अगले लगातार 21 साल तक बनाए भी रखेगा तो हम जो है बहुत जाकर के करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे। अगर उसमें मुद्रास्फीति को इन्फ्लेट कर दिया जाए तो हमारी कुल मिलाकर के उम्मीद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनती है। तो ऐसे में ये जो जीएसटी की जो नई रिजीम आई है उसे लेकर के अगले 6 महीने में भारत के इकोनॉमी के थिंक टैंक को एक एक पहलू को रिव्यू करना होगा, उसमें एक एक चीज करेक्ट करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा प्रॉब्लम को, और फिर उसे रेक्टिफाई करना होगा, और फिर जाकर के इकोनॉमी अपना पैरामीटर चुनेगी और अपना ट्रैक चुनेगी। लेकिन अगर मेरे से अगर कोई पूछे मेरे विचार से, तो मैं भारत राष्ट्र राज्य के इकोनॉमी या पॉलिटी या सोसाइटी या पब्लिक एडमिन की जो सबसे बड़ी समस्या मानता हूं, वो मानता हूं करप्शन, लीकेजेस, जो मैल प्रैक्टिसेस है, जो एक तरह से बैड गवर्नेंस है, और कुल मिलाकर के इन टोटल गुड गवर्नेंस ले आना हमारी देश में इकोनॉमी के, पॉलिटी के, सोसाइटी के सारे इंडिकेटर को चौबंद करेगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या भारत देश के तमाम इंस्टीट्यूशन ये एक दूसरे से विलग नहीं है, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सब इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। तो गुड गवर्नेंस चाहे वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के जरिए हो, कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए हो, कंटिन्यूअस रिफॉर्म के जरिए हो, और एक एक एजेंडा वाइज अलग अलग एरियाज को रिफॉर्म करने को लेकर के हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो, चाहे वो पॉलिसी रिफॉर्म हो, चाहे वो लीगल रिफॉर्म हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, अलग अलग सेक्टोरल रिफॉर्म हो, उस रिफॉर्म को जब तक हम तरीके से और सब इंटरकनेक्टेड करके हम काम नहीं करेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में इकोनॉमिक थिंक टैंक हो या पॉलिटिकल थिंक टैंक हो, वह देश की पूरी तस्वीर की नई तामीर नहीं कर सकता। तो ऐसे में जीएसटी से आस बढ़ी है, यह एक पॉलिटिकल फैसला ज़्यादा है, यह ग्लोबल जो आहट जो हमें पहुंचा है अमेरिकी टैरिफ से, उसका एक फौरी समाधान है। और कुल मिलाकर के लंबे समय से की जा रही राजनीतिक मांग भी है कि जीएसटी को अगर सरल नहीं बनाते हैं तो कम से कम उसके स्लैब कम करो और उसके रेट कम करो, और बहुत सारे इंडस्ट्री पर जो व्यर्थ का जीएसटी का बोझ बना है उससे मुक्त करो। तो कहीं न कहीं भारत सरकार को पिछले 2 सालों से जीएसटी के आंकड़ों में जो लगातार बढ़ोतरी हुई कि कम से कम औसत रूप से हम हर माह 2 लाख करोड़ का वसूली जीएसटी के जरिए कर रहे थे, और उससे जो ये आशावाद जगा कि भारत सरकार ने जीएसटी की रिजीम चेंज करने का फैसला किया। हम चाहेंगे कि जीएसटी के रिटर्न को, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को, और वो लोग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई किया जाए, और इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो फॉर्मूला है कि होलसेल प्रोडक्ट जहां पर बिकता है वहीं टैक्स काट लिया जाए, कि ज़्यादा इसे झंझटों से में जो है समाहित नहीं रखा जाए। तो कुल मिलाकर के भारत की ये डेवलपिंग इकोनॉमी, जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहती है, दुनिया की जो सबसे बड़ी विकास दर हासिल करना चाहती है, जिसे एक स्टेबल पॉलिटिकल रिजीम भी मिला है, वो आने वाले महीनों में 6 महीने में जियो पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच में संतुलन साधते हुए अपनी विकास दर को कैसे और ज़्यादा त्वरित करती है, और इसके राह की, इसके मार्ग के जितने बॉटलनेक हैं, जितनी रुकावटें हैं, तरह तरह की रुकावटें हैं, उस चुनौती पर कैसे काबू पाती है, ये देखना बाकी होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर और सवाल पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।